विधानसभा की लड़ाई अब भाषा पर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कह दिया कि वो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ उर्दू को विधानसभा की भाषा में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मौलवी और कठमुल्ला नहीं बनने देना है। आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है और क्या हुआ है आज पूरे दिन इस विधानसभा में, इसके रिएक्शन में, यह हम दिखाएंगे। यह भी जानिए कि राज्यपाल के अभिभाषण का क्या हुआ, क्यों राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं दे पाई और समाजवादी पार्टी ने उस पर क्या कहा है। आजम खान तो नहीं, लेकिन आजम खान के बेटे की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। और एक तस्वीर ऐसी जब दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंचा। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी उस भाषा की जिस पर एक नया विवाद विधानसभा के भीतर छिड़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के भीतर कुल 5 भाषाओं को और जोड़ दिया है, जिसके तहत अब कोई भी सदस्य इन भाषाओं में भी अपनी बात रख सकेंगे। बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और इंग्लिश। हिंदी तो पहले से ही है, तमाम जो सदस्यगण हैं वो अपनी बात हिंदी में रखते रहे, लेकिन इन 5 भाषाओं में भी अब जो विधायक हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो अपनी बातें रख सकेंगे। लेकिन आज इस बात पर हल्ला मच गया कि इन 5 भाषाओं को जब शामिल किया गया तो उर्दू क्यों नहीं, उर्दू को क्यों नहीं रखा गया। और ये बात नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आज सदन में उठा दी। और आज जितने देर भी सदन चला, इसी मुद्दे ने पूरे सदन को अपने आगोश में ले लिया। जैसे ही उर्दू का नाम आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर क्या कहा, उर्दू भाषा को आखिर क्यों इस विधानसभा में बोलने की भाषा, या फिर जो भी सदस्य हैं उन्हें मुद्दे रखने की भाषा पर क्यों नहीं रखा जाएगा, उर्दू को क्यों नहीं रखा जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू रख करके मौलवी बनाना है क्या, कठमुल्ला बनाना है, हमें तो इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाने हैं, हमें इस भाषा के जरिए जिन भाषाओं को दिया गया है स्थानीय भाषाएं हैं, और हम इसे इसलिए नहीं प्रमोट कर सकते क्योंकि हमें कठमुल्ले और मौलवी नहीं बनाना। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सदन में बोली हुई बात है और इस पर हंगामा मच गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि अंग्रेजी का क्या काम। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसे रखें, लेकिन अंग्रेजी की जगह आप उर्दू कर दें। और यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरी और उन्होंने इस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जिसे कहते हैं, जैसे ही कहा कि अंग्रेजी को हटाकर उर्दू कर दें, इस पर मुख्यमंत्री ने कह दिया यह नहीं हो सकता क्योंकि हमें मौलवी नहीं बनाना है। खैर, समाजवादी पार्टी लगातार इस बात पर अड़ी रही और उसका कहना है कि वो चाहते हैं कि अंग्रेजी को हटा दिया जाए, अंग्रेजी की बजाय उर्दू को शामिल कर लिया जाए। खैर, समाजवादी पार्टी अपनी बात पर अड़ी रही और बीजेपी के लोग लगातार इसे तुष्टीकरण की बात बताते रहे। सुनिए क्या रिएक्शन आया सपा के नेताओं का जब उर्दू को उस भाषा के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जिसमें सदन के भीतर बोलने का अधिकार दिया गया। सुनिए।
देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो ये स्तर आप कब ठीक करोगे? तो जैसी उम्मीद थी आज सदन वैसे ही शुरू हुआ, यानी कि एक हंगामेदार सदन की शुरुआत। जी हाँ, ये बजट सत्र है और 20 तारीख को यानी कि परसों योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। अपने नए दूसरे कार्यकाल का योगी सरकार का तीसरा बजट होगा और उसके बाद इस बजट के पहले आज का जो दिन था वो किस तरीके से हम हंगामेदार रहा, आप इसे देखिए। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के विधायक अलग अलग तरीके से सदन में पहुंचे। अतुल प्रधान और कई और जो विधायक हैं उन्होंने हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी, और हथकड़ियां इसलिए क्योंकि अमेरिका से जो लोग देश में भेजे गए, जो अवैध रूप से अमेरिका में थे, उन्हें हथकड़ियों में भेजा गया था। उस प्रतीक के तौर पर उन्होंने अपनी हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा कुंभ को लेकर हुआ। इस महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ में मौतें हुई और जिस तरीके से अभी तक 30 लोगों के नाम सामने नहीं आए, मरने वालों और घायलों की लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, इसे समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। राज्यपाल का जो अभिभाषण था, आनंदीबेन पटेल आई जरूर, पूरे जिस तरीके से शुरुआत होती है उस तरीके से हुई, लेकिन वो अपना पूरा अभिभाषण पढ़ भी नहीं पाई। 2 पन्ने ही पढ़े होंगे कि इतना हंगामा हुआ कि उनके अभिभाषण को भी एक तरीके से रोकना पड़ा, उनके अभिभाषण को शामिल कर लिया गया और पूरी शुरुआत सिर्फ कुंभ को लेकर रही। आपको बता दें कि आज ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी है, यानी कि अब कुंभ पर हमले जारी हैं। एक दिन पहले आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने भी इस कुंभ को लेकर इसे बकवास करार दिया था। आज ममता बनर्जी ने भी इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और उत्तर प्रदेश के सदन में कुंभ को लेकर, इस महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने खूब जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। सुनिए क्या कहा है सपा के नेताओं ने। उन सनातनी हिंदू श्रद्धालु भाइयों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करें, तब जाके कार्रवाई आगे बढ़ाई। उधर महाकुंभ में आने वालों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज ये आंकड़ा 54 करोड़ को पार कर गया, जिसे सरकार ने शेयर किया है। सरकार का जो दावा है उसके मुताबिक 54 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग अब तक कुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं और आज भी ये लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंचने की इसकी उम्मीद है। लेकिन कुंभ की भीड़ तो भीड़, जिस तरीके से रेलवे का हाल है वो सबसे बुरा हाल है। राजधानी जैसी गाड़ियां 12-12 घंटे लेट चल रही हैं और अगर आप दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी कि मुगल सराय से लेकर कानपुर तक चले जाएं तो जो रेलवे स्टेशन का हाल है वो अपने आप में पूरे हालात को बयां करता है। लोग खिड़कियों के जरिए किसी तरीके से सीट के भीतर घुसाए जा रहे हैं, किसी तरीके से गाड़ियों को फुल करके प्रयागराज लाया जा रहा है। बहुत सारे होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं ताकि भीड़ ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर एकत्रित ना हो सके और ये होल्डिंग एरियाज प्रयाग तक आने वाले कई स्टेशन और उसके बाहर बनाए गए हैं। बेटिकट यात्री भी उसी तरीके से चढ़ रहे हैं और अब जब टिकटों को लेकर थोड़ी सख्ती हुई है, बावजूद इसके ट्रेनों का हाल बहुत बुरा है। तो आप
इन ट्रेनों का हाल देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर प्रयागराज तक किस तरीके से लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ट्रेनों में चले आ रहे हैं। पिछले 17 महीनों से हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, अब्दुल्ला आजम को आज आखिरी केस में जमानत दे दी गई। शत्रु संपत्ति मामले में उन पर यह केस लंबित था और आज इस मामले में उन्हें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी और इसके बाद कभी भी अब्दुल्ला आजम अब जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि जो अभियोजन पक्ष है, जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं, इन्होंने अब्दुल्ला आजम पर के बारे में सरकार ने 2 और केस मामले इन पर दायर करने को कहा था, लेकिन अदालत ने उसकी इजाजत नहीं दी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो सकती है। आजम परिवार के लिए कम से कम ये एक राहत भरी खबर है। इसके पहले आजम खान की पत्नी को रेगुलर बेल मिल चुकी है, वो भी जमानत पर रिहा हैं और अब बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई संभव हो जाएगी। इसके बाद आजम खान अभी भी अपने केसों को लेकर जेल में बंद हैं और फिलहाल अभी उनकी रिहाई बाहर दिखाई नहीं देती। और अब हम आपको हमीरपुर का एक दृश्य दिखा रहे हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर से शादी, हेलीकॉप्टर से बारात तो कई बार हुआ, लेकिन पहली बार ये दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराने अपने ससुराल हेलीकॉप्टर से पहुंचा। लोगों की भीड़ इस हेलीकॉप्टर से विदाई को देखने के लिए जुट गई थी और भारी तादाद में लोग इस विदाई को देखने को जमा थे। हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें ये दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उस गांव से विदा हुए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।